जहाँ तक आज की वर्तमान परिस्थिति और स्त्री और गांधी तीनों को जो जोड़ा गया है, तो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हमारी पहलवान बेटियों ने जो पूरी दुनिया में अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन किया, उनको किस तरह से उनकी दुर्गति हो रही है और की जा रही है, और हम लोग की कर्तव्य होकर, विमूढ़ होकर बैठे हुए हैं और किसी तरह का कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हमारे देश में मणिपुर में हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है, वह सिर्फ कहने सुनने और शर्म करने और सेम करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात शर्मिंदगी की यह है कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, वह इन बातों को कोई महत्व ही नहीं दे रही है। यानी वर्तमान परिस्थिति में इस की जो बात हो रही है, वो बस सिर्फ बातें ही बातें हैं। उन बातों में कैसे इस अंधकार में कैसे एक रास्ता बने, कैसे वो रास्ता उन स्त्रियों की विमर्श के लिए हो, और कैसे वह रास्ता महात्मा गांधी के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो उन्होंने स्त्रियों के साथ किया है, उसके लिए क्या किया जाए। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कारावास भोगी है, अपने जीवन को दांव पर लगाया है, और उनके कितने त्याग और तपस्या के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। हमारा देश आजाद हुआ है और हमने 75 साल तक उस आजादी को भोगा भी है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की स्त्रियां आज भी गुलाम हैं, आज भी परतंत्र हैं, और यह सब कुछ एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमामय जो शब्द जाल है, उसके द्वारा स्त्रियों को कुचला जाता है और उन्हें पालतू बनाया जाता है। हम आधुनिकता की बातें करते हैं, लेकिन आखिर वह आधुनिकता है क्या? क्या आधुनिकता का मतलब सिर्फ हवाई जहाज पर यात्रा करना, मोबाइल और इंटरनेट है? या क्या आधुनिकता है? यह आधुनिकता सिर्फ भौतिकवाद की आधुनिकता है। वास्तविक आधुनिकता हमारी नैतिक मूल्यों से है, और आधुनिक मूल्यों से है जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, या हम कहें बहनापा, उनसे है, जिनको हम शून्य की तरफ ढकेल रहे हैं। दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसकी आय कितनी है, उसका जीडीपी कितनी है, ये सब बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन दुनिया में कौन सा देश है जहां स्त्रियों को सम्मान सबसे अधिक मिलता है? कौन सा देश है जहां पर लिंग समानता है? इन बातों की तो हम बातें ही नहीं करते। हम अपने देश में विकास करना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरा देश विकास कर रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन विकसित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वह है स्त्री पुरुष समानता। हम उसकी बात नहीं करते, और करते भी हैं तो वो खोखली बातें हैं। उन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो बातें होती नहीं है। स्त्री परंपरा और आधुनिकता यह आज का प्रश्न नहीं है, यह एक शाश्वत प्रश्न है। हर जमाने में स्त्रियों ने इन प्रश्नों का सामना किया है, और पूरी दुनिया में इसके लिए आज भी संघर्ष कर रही है। स्त्री की स्वतंत्र होकर बोलने का अर्थ है उत्पीड़न और विच्छेद। हम सब जानते हैं, मेधा दी जो संघर्ष कर रही हैं, हम सब जानते हैं जिन स्त्रियों ने, हमारी बहनों ने जो संघर्ष किया है और आज भी कर रही हैं, तो उन्हें पुरुषों की अपेक्षा दुगनी और तिगनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उनके ऊपर कटाक्ष करना भी आसान है, उनके ऊपर तोहमत लगाना भी आसान है, उनके ऊपर भिन्न तरह के उनके चारित्रिक दोषों को लगाना भी आसान है, उनके बारे में कुछ भी करना आसान है, और उस बात को लोग आसानी से कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो यह है वास्तविक स्थिति। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता और समानता
यदि मनुष्य की मूल चेतना में है तो बहुत दिनों तक स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता को कुचला नहीं जा सकता है। जिन संघर्षों को हमारी पहली पूर्वज की महिलाओं ने किया है, हमारी माताओं ने किया है, आज हमारी दीदी कर रही हैं, आज हम लोगों को करना है, कल हमारी बेटियां करेंगी। हो सकता है एक लंबा संघर्ष हो, लेकिन चूंकि यह चेतन और शाश्वत सत्य है, तो आज न कल स्त्रियों को भी उसी तरह से स्वतंत्रता और समानता मिली। हालांकि हमारे भारतीय संविधान में संविधान के निर्माताओं ने स्त्री और पुरुषों को बराबर का हक दिया है, लेकिन ये सामाजिक दुनिया, ये धार्मिक दुनिया और यह सरकारी दुनिया ये हमें बराबरी का हक नहीं देती, शब्दों में भी नहीं देती। हम उनके क्रियाकलापों में तो हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं मणिपुर पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मेधा पाटेकर दीदी को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मैं एक बहुत ही एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि मैं मुंबई गई थी 8 मार्च को। वहां पर एक संघ के, उस कॉलेज के जो अध्यक्ष थे वो संघ के थे। उन्होंने कहा, बड़ी एक अजीब बात कही, उन्होंने कहा कि मेधा पाटेकर को मैंने षड्यंत्र करके नर्मदा से भगाया। अब वो बात मुझे इतनी चुभी कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं बात मुझे लोगों के साथ बैठे रहते हैं, वो ठहाका लगाते हैं। मुझे मेरे एक मित्र ने बाद में मुझे लिख कर भेजा कि जब आप उस व्यक्ति से भिड़ी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि अकेले मुंबई में बिहार से इतनी दूर आकर आप कैसे भिड़ गई। मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या बोलने का क्या तरीका है। तो हम किस तरह से स्त्रियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, उनके उस महान स्त्री के बारे में भी कैसे बातें करते हैं, यह भी एक सोचनीय विषय है। मैं तो बिहार में हूँ, जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पर तो स्त्रियों के लिए अभी के समय में भी लड़कियों के लिए, मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हूँ, दिन प्रतिदिन मैं देखती हूँ कि किस तरह से बेटे और बेटियों में आज भी भेद किया जाता है, किस तरह से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, और किस तरह से उन्हें जो पौष्टिक भोजन है उन्हें आज भी नहीं दिया जाता है। इतने संघर्ष इतने, और मुझे लगता है कि जब से सरकार की व्यवस्था बदली है, जब से ये सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं समाज में मुझे दिख रहा है कि जो लड़कियों का एक वर्चस्व होने वाला था, शायद बढ़ने वाला था, मैं वर्चस्व नहीं कर रही, मैं उनकी जो तादाद बढ़ने वाली थी, शायद उसमें कुछ कमी सी आती दिख रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। जिन प्रांतों में जाती हूँ, लगभग स्त्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में जो उनकी सोच है वो उसी तरह की है जो हमें दहशत, मेरे मन में दहशत पैदा होती है। डर लगता है कि क्या एक बार हम फिर से पीछे ढकेल दिए जाएंगे, क्या हम एक बार फिर ऐसी जगह भेजे जाएंगे जहाँ पर बहुत संघर्ष के बाद बहुत ही मेरी बहुत सारी माताओं और बहनों ने जो संघर्ष किया है, उसके बाद जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, क्या हम फिर उसके पीछे जाने वाले हैं। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष उस जमाने के हिसाब से बहुत ही मतलब एक अजूबा सा कार्य था। पूरी दुनिया में औरतों को कोई हक नहीं था, न उन्हें संपत्ति में हक था, न वोट देने का अधिकार था। उस समय उन्होंने स्त्रियों के लिए जो बातें की, सिर्फ बातें नहीं की हैं, जब उन्होंने स्त्रियों को घर से बाहर आने की बात की, तो ये आश्चर्यजनक बात है कि सभी संप्रदाय के जो कट्टर लोग थे, वे गांधी को न सिर्फ गाली दे रहे थे, बल्कि उन पर गोली भी चला रहे थे कि यदि स्त्रियां घर से बाहर निकली तो हर धर्म, हर मजहब
दूषित हो जाएगा, यानी स्त्रियों के कमजोर कंधे पर ही पूरा का पूरा दरमोदार है, उनके बाहर निकलने से ही वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरी नानी कहा करती थी बचपन में हम लोगों से कि जब महात्मा गांधी जब पटल पे आए तो अचानक हमारी गांव की स्त्रियां भी खद्दर धारणी होकर हाथों में झंडा उठाकर और पगडंडियों पे चलने लगी और कहने लगी महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। अचानक लगा कि परिदृश्य बदल गए, अचानक लगा कि स्त्रियों को क्या हो गया, ये इस तरह से घरों से निकलकर और खद्दर धारणी होकर कोई पर्दा प्रथा से भी बाहर निकलकर, तो मतलब एक ऐसा अजूबा सा लगा कि ये क्या हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस समय महात्मा गांधी के आने से स्वतंत्रता के आंदोलन में महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने से एक पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो पूरा परिदृश्य था वो तो बदल गया। सुभाष बाबू ने कहा है कि महात्मा गांधी ने जो काम किया देश के आंदोलन के लिए, जिनके लिए मैंने उन्हें राष्ट्रपिता का से संबोधन किया, उनके सभी काम एक अहिंसा के ऊपर उनका आग्रह नहीं था, लेकिन उनका सारे काम वो राष्ट्रपिता के हैं। लेकिन जो काम सबसे अधिक मुझे प्रभावित किया वह है महात्मा जी का स्त्रियों को इस तरह स्वतंत्रता के मुख्य आंदोलन से जोड़ देना। अब देखिए, मैं बिहार की बात करती हूँ, चंपारण की बात करती हूँ, शायद दीदी भूल गई होगी, चंपारण में जब आई थी तो मेरी वाणी प्रकाशन से एक किताब आई थी। उस किताब का नाम था 100 साल पहले, जो आपके ही हाथों उसका लोकार्पण किया गया था। तो उसी दरमियान जब मैं चंपारण गई थी किताब लिखने के दरमियान, तो वहाँ की जो स्त्रियां थी वो गीत गाती थी दीदी, वो गीत में गाती थी कि यह चंपारण के धरती बा जो महात्मा गांधी के महात्मा बनेले बा, और बहुत सारी बातें वो महात्मा जी ऐसे आए थे। उसमें एक बात यह थी कि जब गांधी जी चंपारण आए और नीलहे जो साहब थे उनसे जो पूरी दुनिया तबाह थी, पूरा चंपारण तबाह था, तो उस समय बापू ने पूछा कि चंपारण में मुख्य समस्याएं क्या है। तो वहां के लोगों ने एक लंबी सी लिस्ट उनके हाथ में दी, जिसमें किसानों की समस्याएं थी और भी नीलहे साहब की समस्याएं थी, कर की समस्या थी। तो गांधी जी ने देखा कि इस पूरी समस्या की सूची में कहीं पर भी स्त्रियों की समस्या का कोई जिक्र नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि इस पूरे लिस्ट में, इस पूरी सूची में कहीं स्त्रियों की कोई बात नहीं की गई है क्या, यहाँ स्त्रियों की कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर गांधी को देखा कि मतलब स्त्रियों का भी कोई अस्तित्व है, उनकी भी कोई समस्या हो सकती है, उन लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया। तो इतनी अस्तित्वहीन स्थिति में महात्मा गांधी ने स्त्रियों को मुख्य धारा में जोड़ा और चंपारण में बा से कहा, बात थोड़ा जाकर देखिए तो सही कि चंपारण में स्त्रियों की क्या हालत है। तो बा ने जो आकर बताया कि 3 स्त्रियों में एक साड़ी थी, और जब कोई स्त्री बाहर निकलती थी तो उसको पहन कर निकलती और छोटे छोटे वस्त्रों से अपने गुप्तांगों को ढक लेती। ये हालत थी, लेकिन किसी को भी उनकी समस्या से कोई मतलब नहीं था और किसी को न दिखाई भी नहीं देती थी। ऐसे समय में स्त्री विमर्श की बातें करना तो अभी हम लोग कर रहे हैं। उस समय महात्मा गांधी ने सिर्फ विमर्श की बातें नहीं की, उन स्त्रियों के लिए संघर्ष किया और उन्हें उस जो एक पीछे वो ढकेली जा चुकी थी, उनको आगे लाने की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया। जब गांधी जी ने आर्थिक स्वतंत्रता देने की बात स्त्रियों से की, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि आप जो स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे सारी स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वो व्यभिचारिणी हो जाएंगी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपके प्रश्न के बल पर एक प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या
सारे पुरुषों को जो स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है, तो क्या सारे पुरुष भ्रष्ट हो गए हैं? सारे पुरुष बेविचारी हो गए हैं? और अभी सचमुच में ऐसा हो गया है तो स्त्रियों को भी हो जाने दीजिए और उन्हें रोकिए मत। उन्हें स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी अत्यंत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हर कदम, हर डग पर गांधी के पांव स्त्रियों के नाम पर लोगों ने खींचने चाहे वे पत्रकार हों, चाहे वे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हो या वे धार्मिक पुरोधा हो। कुछ लोग कहते हैं गांधी लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। उस जमाने में जब लड़कियों को लोग पैदा ही सिर्फ इसी के लिए करते थे कि दूसरे घर में शादी कर देंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे, इसके लिए उनका लालन पालन होता था। बेटियों को एक ऐसे ही त्रिष्कृत वस्तु जैसा समझा जाता था। उस समय गांधी जी, बापू लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चलकर यह पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि बुढ़ापे की लाठियां सिर्फ बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं। और उनकी ढेरों मानस पुत्रियां थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका निभाई सो निभाई। देश के बंटवारे के समय इतनी निर्भीकता पूर्वक उन्होंने उसका सामना किया, चाहे वह मृदुला साराभाई हो या वो बीबी अमुस्तलाम हो या वो मालती चौधरी जी हो या और भी ढेर सारी, उसमें एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने अपनी मानस पुत्रियों को किस तरह आत्मबल से लबालब कवरेज किया, लबालब भर कि वे हर स्थिति के सामना करने के लिए तैयार थी और प्रस्तुत। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग भी तो उनकी पुत्रियां ही हैं। क्या हमारे अंदर भी वो आत्मबल आना चाहिए जो बापू ने कहा है, उसकी बातें भी सोचना चाहिए। और हम फिर क्यों डरें, हम किससे झुके, हम क्यों भयभीत हो, हम भी क्यों ना उसी तरह से संघर्ष करें। जी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, पिंक फिल्म आई जी। है अभी वक्त, आप बिल्कुल कहिए, अपनी पूरी बात कह लीजिए। ये वीडियो अगर मुमकिन हो तो ऑन कर लें, वीडियो ऑफ है आपका। अच्छा नहीं सर, वीडियो में आपका ऑन है, हम लोगों को दिख रहा है सर। अच्छा, ऑन है जी। अच्छा जी। जो एक पिंक फिल्म आई थी, तो पिंक फिल्म में एक डायलॉग है कि स्त्रियां जब कहती है कि मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती हूँ तो नो मीन्स नो। तो आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कहा कि अधिक संबंध करना चाहती हैं तो उनके नो का सम्मान होना चाहिए, उनके नो का मतलब नो होना चाहिए। 100 साल पहले उस महापुरुष ने स्त्रियों के संबंध के बारे में जो बातें, शायद 200 साल के बाद भी हमारे देश के लोग इस बात को समझ पाए कि नहीं, इस पर मुझे डाउट है। मैं इस पर ये नहीं कह सकती हूँ कि शायद ऐसा होगा। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में विधवा विवाह को लेकर काफी इस तरह का भ्रम फैलाया गया था। यदि विधवाएं शादी कर लेंगी तो जलजला आ जाएगा और नरक मिलेगा और उन्हें क्या क्या बहुत महापाप और क्या क्या लगेगा। शुरू में गांधी जी, चूंकि गांधी जी परमचर्च को बहुत अधिक महत्व देते थे, वो सोचते थे कि यदि कोई ऐसी विधवा है और वो शादी नहीं करे तो अच्छा है, यदि परमचर्च का पालन होगा तो पूरी दुनिया में एक ब्रह्मचारिणी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुरुष जब अपनी पत्नी को तो लौटते के साथ ही दूसरी पत्नी खोजने लगते हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी दोगली नीति है कि हम स्त्रियों से ये आशा करते हैं कि वो पूरी तरह से शादी के बारे में, विवाह के बारे में सोचे नहीं और वो एक पत्थरी जिंदगी काटे। तो गांधी ने फिर विधवा विवाह का शुरू किया कि विधवा विवाह होना ही चाहिए और उन्होंने इसके लिए लोगों से, नवयुवकों से आह्वान भी किया कि आप लोग आए और विधवा कन्या शब्द ही कहा कि विधवा जो है वो जिनकी कम उम्र में शादी हुई है उनकी शादी अमान्य है।
तो आखिर ये बताए कि किस उम्र तक महिलाएं शादी कर सकती हैं, किस उम्र तक विधवा महिलाएं विवाह कर सकती हैं। गांधी ने कहा उसी उम्र तक जिस उम्र तक कोई विधुर विवाह कर सकता है। तो यानी उनका कहना था कि हर बात में, हर चीज में स्त्री और पुरुषों में समानता होनी चाहिए। व्यवस्था के अंतर्गत वह अलग बात है कि दादा धर्माधिकारी कहते थे कि जो ईश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, मनुष्य जाति ने पुरुष को बनाया, मैं ऐसा मान लेता हूँ सब लोगों की बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई कंपनी कोई गाड़ी बनाती है, कोई कार बनाती है, तो जब पहली गाड़ी बनती है तो उसमें देखता है कि क्या क्या इसमें कमियां हैं और उन कमियों को दूर करके उस मॉडल को उतारा जाता है। दादा धर्माधिकारी कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य बनाया, लेकिन उन पहले पुरुष बनाया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन पुरुषों में जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर वो क्षमा नहीं, वो दया नहीं, वो करुणा नहीं, वो प्रेम नहीं, तो भगवान ने, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो है, उन सब ने मनुष्य में फिर से वह सब डाला और स्त्रियों का निर्माण किया, तब जाकर स्त्री बनी। तो वो पुरुषों से, उसके लिए कुछ लोग विदेशों में उन्हें बेटर हाफ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर जैसी बात होती है, तो महात्मा गांधी से एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि आखिर स्त्रियों को कहाँ तक स्वतंत्रता मिल सकती है, उसकी सीमा रेखा क्या है, बाउंड्री लाइन क्या है। तो गांधी जी ने कहा उनकी सीमा रेखा कुछ नहीं है। यदि वो चाहे तो पतलून पहने, वो चाहे तो हाथ में शिकार करने के लिए जैसे पुरुष उठाते हैं उठाए, वो अपने पति के साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहती है, नहीं जाए, वो जो कुछ करना चाहती है वो सब कुछ वैसे ही करने के लिए स्वतंत्र है जिस तरह से एक पुरुष स्वतंत्र है। ये बात आज से 100 साल पहले कहना और सुनना भी बहुत ही क्रांतिकारी कदम रहा होगा। एक और मैंने एक फिल्म बनाई है दीदी, उस फिल्म का नाम है बापू और स्त्री, और वो बापू और स्त्री फिल्म जो है वो YouTube पर 2 अक्टूबर को आई है, और वो 56 मिनट में नहीं कहूँगी, आजकल 56 इंच सीने की बहुत बात होती है, लेकिन वो शायद 56 या 57 मिनट की फिल्म है। और उस फिल्म में ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ, उन सारी बातों को उस फिल्म में और इससे अधिक ही उसमें दिखाया गया है। तो आप कभी यदि ऐसा कोई मीटिंग आपका हो इसमें स्त्रियां हो, आप प्राय ऐसा होता है, तो उसको YouTube पर देखने उस फिल्म को आप लोग कर सकते हैं। वो बहुत ही स्त्रियों के लिए, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया है, वो फिल्म जो है गांधी के जो फिलॉसफी है स्त्रियों के प्रति, वो उनके वाङ्मय से, उनके जो 100 खंड के जो वाङ्मय है, उनसे उसको चुना गया है कि उनकी क्या सोच थी स्त्रियों के प्रति, पूरा का पूरा उसी पर वो आधारित है। जैसे एक पति कहता है कि मैं इंग्लैंड चला गया था पढ़ने के लिए और मैं 3 साल बाद आया हूँ और मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो अब मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं उस बच्चे को रखूं और मेरे भी मन में पिता की आज्ञा मानने की बात है। तो गांधी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में बस एक फर्क है कि स्त्री गर्भवती हो सकती है और पुरुष नहीं होता, लेकिन ऐसे काम बहुत सारे पति करते रहते हैं लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है। तो उस फिल्म में उस पर बहुत अधिक चर्चा की गई है
और अंत में वह व्यक्ति, वह जो युवक है, वो बोलता है कि मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, शास्त्र हमारा कहता है कि हम पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं हमारे शास्त्र में ही हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की है। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी क्योंकि उसका पिता सत्य के साथ नहीं था, अन्याय के साथ था, असत्य के साथ था। तो तुम्हारे पिता भी कि असत्य और अन्याय के साथ है, तुम्हारे लिए उस बात को मानने के लिए कोई तुम्हारे पास कोई बंदिश नहीं, कोई जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानो। तो हमारे साथ हमने देखा गांधी जी का इस मामले में इतना क्लियर कंसेप्ट है, इतना उनका जो दृष्टिकोण है। लेकिन फिर भी आज की स्त्री विमर्श में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। उसमें एक बात ये भी करते हैं, उनके परिचय के प्रयोग को लेकर करते हैं, जिसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। कभी मुझे बहुत मन कर रहा है कि मेधा जी को सुनो। तो लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। उसकी छोटी सी बात कस्तूरबा को लेकर भी कही जाती है कि कस्तूरबा के साथ गांधी ने ऐसा व्यवहार किया कि वो उनको पकड़ के साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उनको खींचते हुए ले जा रहे थे। और कस्तूरबा ने कहा कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, अपनी और मेरी इज्जत दोनों की, तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत जाएगी। तो गांधी ने अपनी आत्मकथा में इस चर्चा को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता यदि गांधी ने उसे अपने प्रायश्चित के रूप में अपनी आत्मकथा में न लिखा होता। और इतना ही नहीं, गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी जो उन्होंने कहा जो पति के अंदर जो एक पशुबल होता है, वो पशुबल मेरे अंदर भी था उस समय, और मैंने जो बर्ताव किया। तो कस्तूरबा के साथ उनकी, चूंकि उनका जो था कि अंत्यजों के प्रति एक जो बहुत अधिक आग्रहशील थे कि उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो पंचम जाति का व्यक्ति था जिसका वो मूत्रदानी धोना था और कस्तूरबा रिफ्यूज कर रही थी। तो इसके लिए बात चाहते थे कि नहीं, उनकी मूत्रदानी भी वैसे ही धोई जाए जैसे अन्य लोगों के धोए जाते हैं। आखिर कस्तूरबा ने बात, तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं जिसमें पति और पत्नी में इससे कम झगड़े होते होंगे, या उससे ऐसी बातें किसी पति ने अपनी पत्नी को दिल दुखाने वाली बातें नहीं कही होगी, ये मान्य नहीं है। मैं समाज में काम करती हूँ, स्त्रियों के बीच में काम करती हूँ, गांव में काम करती हूँ, जब सबकी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी को जो स्त्री विमर्श की स्त्रियां भी हैं, वो जो उनको कटघरे में खड़े करती हैं, तो कौन सा ऐसा पति है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आत्मकथा में पूरी दुनिया को जता कर यह कहता हो कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी के साथ यह एक अपराध किया है, मैंने उसका असम्मान किया था। यदि स्त्री विमर्श के, यदि आधुनिक स्त्री विमर्श के बदौलत यह कारण ऐसा हो सके कि कुछ पुरुष इस तरह का क्षमा मांग सके, इस तरह की प्रायश्चित कर सके और इस तरह की बातों को दुनिया के सामने रख सके, तो यह माना जाएगा कि स्त्री विमर्श। लेकिन मुझे लगता है एक स्त्री विमर्श की जो महिलाएं हैं, उन्हें बापों की बात को आगे रखना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसे आप लोग भी माने, यदि आपसे गलतियां हुई हैं तब आपकी पत्नी भी कस्तूरबा की तरह कहेगी कि जन्म जन्मांतर तक ही मेरे पति हो। नहीं तो मैं जितनी पत्नियों से मिलती हूँ पति के सामने तो डर के मारे नहीं बोलती, जब पति जाते हैं घर तो कहती है हे भगवान, इनसे फिर कभी भेंट हो। तो यह है हमारा आज का स्त्री विमर्श और यह आज की बातें। मैं आज एक बहुत ही हमारे देश में आज एक बहुत ही घृणित नहीं, बहुत ही अन्यायपूर्ण बात हुई है कि महात्मा गांधी की और विनोबा जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे जो हमारे मनीषी हैं, उनकी जो विचारधारा को फैलाने वाली एक प्रकाशन है, एक संस्था है, जिसके बिल्डिंग को आज ध्वस्त कर दिया गया है और उस पर न देश में
आग लगी है, न देश में आंदोलन हो रहा है और सब लोग एक भय की मुद्रा में हैं, भयभीत हैं, क्योंकि हम इस सरकार से डर रहे हैं कि जो सरकार